स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं में बार बार इतिहास से बनने वाले प्रश्न, यानी इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था, यानी कौन ऐसा वायसराय था जिन्होंने व्यपगत का सिद्धांत दिया था। तो डलहौजी ने क्या किया था, व्यपगत का सिद्धांत दिया था। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, व्यपगत का जो सिद्धांत है, यह विचार था, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में पेश किया। यह अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति थी और इसके तहत पैतृक वारिस न होने के कारण, यानी कि किसी भी शासक के लड़का या लड़की न होने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में वह उसका जो सत्ता था वो ब्रिटिश साम्राज्य में चली जाएगी इस नीति के तहत। अगला इस नीति के तहत यह था कि राज्य हड़प नीति के तहत, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, इसके तहत निम्नलिखित राज्य ब्रिटिश शासन में मिलाए गए। देखिए, यानी कि 17 जो है, ये जो कि महाराष्ट्र में है, इसे 1848 में मिलाया गया। 17 जो कि है महाराष्ट्र में, इसे 1848 में मिलाया गया। और जैतपुर जो है, ये जो है यूपी में है, और संभलपुर जो है ये है उड़ीसा में। तो जैतपुर जो है यूपी में है और संबलपुर जो उड़ीसा में है, इसको 1849 में मिलाया गया। याद रखिएगा यहाँ से एक प्रश्न कि सबसे पहले राज्य हड़प नीति के तहत किस क्षेत्र को मिलाया गया था, तो सतारा था, और जो कि कहाँ का क्षेत्र था, तो महाराष्ट्र का। इसे 1848 में मिलाया गया था, ये पूछा जाता है। बघाट जो है ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इसे 1850 में मिलाया गया। उदयपुर जो है इसे राजस्थान का क्षेत्र है, इसे 1852 में मिलाया गया। झांसी को 1853 में मिलाया गया। नागपुर जो है महाराष्ट्र में है, इसे 1854 में मिलाया गया। और करौली जो है, ये जो इलाका है ये राजस्थान में है, इसे 1855 में मिलाया गया। अवध जो क्षेत्र था उस समय 1856 में मिलाया गया, जो कि यूपी का क्षेत्र था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से स्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। चलिए स्थाई बंदोबस्त के बारे में बताते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो नीति है, यह ब्रिटिश सरकार ने अस्थाई बंदोबस्त नीति के द्वारा भारत के जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया था। इस नीति के द्वारा भारत के जमींदारों को ब्रिटिश सरकार ने भूमि का स्वामी बना दिया था, और जमींदार ब्रिटिश सरकार को एक निर्धारित कर देकर किसानों से अधिक कर वसूलते थे। मतलब एक निश्चित कर दे देते थे ब्रिटिश सरकार को, और किसानों से अधिक कर वसूलते थे। और ब्रिटिश सरकार ने आम जनता पर भी बहुत अधिक कर लगा रखा था, जिस कारण आम जनता भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगी थी। अस्थाई जो बंदोबस्त है, इस पद्धति को लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लागू किया। पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने और कब लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। ठीक है, इस नीति के तहत आप लोग समझ गए कि क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिसका प्रभाव क्षेत्र जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक में था। अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रभाव क्षेत्र था वो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा उत्तरी कर्नाटक में विस्तृत था। अब देखिए, इसमें जमींदार किसानों से प्राप्त भू राजस्व को जो है, जमींदार जो थे किसानों से प्राप्त भू राजस्व को 10वां या 11वां जो भाग होता था वो अपने पास रखता था तथा शेष कंपनी को देता था। इसमें किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देखिए, संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू ने किया था। सिंधु और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए संथाल विद्रोह के बारे में कुछ बातें जान लीजिए, जो कि एग्जाम में इससे प्रश्न आ सकता है। देखिए, 1855-56 का संथाल विद्रोह जो है, ये संथाल लोग जो है, संथाल जाति के जो लोग हैं, वो झारखंड के सिंहभूमि, बाराभूमि, हजारीबाग, मिदनापुर, ये पश्चिम बंगाल का इलाका है, बांकुड़ा, ये जो भी है पश्चिम बंगाल का इलाका है, इन प्रदेश में रहते थे।
संथाल लोग जो है झारखंड में, पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में रहते थे। सिंह भूमि जो है झारखंड में है, बड़ा भूमि झारखंड में है, हजारीबाग ये झारखंड का ही इलाका है। मिदनापुर व बांकुरा वीरभूमि ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। तो इन इलाकों में संथाल लोग रहते थे और 1793 की स्थायी भूमि कर व्यवस्था के अनुसार इनकी जो पैतृक भूमि किसकी हो गई थी, जमींदारों की हो गई थी। जो इन 1793 की जो अस्थाई भूमि कर व्यवस्था आई थी उसके अनुसार इनकी जो पैतृक भूमि थी वो जमींदारों की हो गई थी और जमींदार उस किसान से कुछ टैक्स लेते थे और उस टैक्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और बाकी ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो चलिए इसके बारे में और बताते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया और इनसे कौन कौन से प्रभाव देखे गए। देखिए, बंगाल व उत्तर प्रदेश के साहूकार ने यहाँ सूदखोरी प्रारंभ कर दिया था। बंगाल और उत्तर भारत में बंगाल और उत्तर भारत में साहूकारों ने यहाँ सूदखोरी प्रारंभ कर दिया था। पुलिस तथा सरकारी कर्मचारी के अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में विरोध कर दिया तथा अपनी सरकार स्थापित करने की घोषणा की। सेना ने कार्रवाई की तथा फरवरी 1856 में नेताओं को बंदी बनाकर विद्रोह को दबा दिया। तो इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था और यह किन कारणों से हुई थी आपको पता चल गया कि इनकी पैतृक जो भूमि थी वह जमींदारों की हो गई थी, जिसके कारण ये लोग आंदोलन किए और इन आंदोलन को दबा दिया गया, इस आंदोलन को 1856 में। ठीक है, और जो नेता थे उनको बंदी बना लिया गया। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो देखिए, गांधी जी जो असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे वो 1920 में आरंभ किए थे। चलिए असहयोग आंदोलन से कुछ और भी बातों को जान लीजिए जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। देखिए, गांधी जी को रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं कि 1919 में आया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम है ये भी 1919 में मतलब कि पारित हुआ था, लेकिन लागू 1921 में हुआ था। इससे क्या हुआ था कि सुधार में बड़ा आघात लगा। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन उसी समय शुरू किया था। तो इस आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस क्या हुआ, अब देखिए, इस आंदोलन में उन्हें कांग्रेस का भी सहयोग मिला। हुआ क्या कि हिंदू और मुसलमान पुनः एक हुए और इसी दौरान गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन सा एक आंदोलन शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। असहयोग आंदोलन के बारे में याद रखिएगा कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। देशबंधु चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया। इनके सहयोग से यह प्रस्ताव पारित हो गया। देशबंधु चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यह जो प्रस्ताव था पारित हो गया। और ये पारित कब बुलाया गया, कब था यह अधिवेशन, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और गांधी जी के सहयोग से असहयोग आंदोलन क्या हुआ, प्रस्ताव रखा गया था और पास हुआ। ठीक है, देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो 1947 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए इनसे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल के नेता भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित एक हड़प्पा का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यह पाकिस्तान के लड़कना जिला में स्थित है और मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या हमें मिला है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ से हमें 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपति देवता कहा जाता है, फिर नर्तक की कांस्य की मूर्ति, विशाल अनागार और स्नानागार, सूती वस्त्र भी मिले हैं, कुम्हार के 6 भट्ठे भी मिले हैं। तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि महापात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया, तो अशोक ने नियुक्त किया था। तो चलिए अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देखिए। नेक्स्ट जो है देखते हैं अशोक से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अशोक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। देखिए अशोक का जो समय काल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का है। और अशोक महान जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना, जो 4 वर्षों तक गृह युद्ध में फंसे रहने के कारण 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। राजा बनने से पहले ये जो था अवंती का क्या था, राज्यपाल था। अवंती जो जनपद था, महाजनपद, उसका राज्यपाल था। और पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है तथा गुर्जरा मास की नेतर उद्गोलम अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। तो याद रखिएगा, पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है, बाकी गुर्जरा मास की नेतर उद्गोलम अभिलेख जो है इसमें इसका नाम अशोक मिलता है। अब देखिए इसे और कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। आप लोग को पता है कि कलिंग युद्ध से बार बार प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और वो अपने राज्याभिषेक के जो है 8वें वर्ष जो है 261 में इसका क्या हुआ, कलिंग युद्ध हुआ इसके द्वारा। और इस युद्ध में कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, उस पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। सिंहली स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने जो है 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। एक सिंहली स्रोत है, इसके अनुसार जो है अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। बिंदुसार के 101 पुत्रों में सुसीम जो है, जिसे सुमन कहा जाता था, वो सबसे बड़ा था और तिस्य जो था सबसे छोटा था। तो बिंदुसार के 101 पुत्रों में सुसीम जो था सबसे बड़ा था और तिस्य जो है सबसे छोटा था, याद रखिएगा। अगला देखिए अशोक की माता का जो नाम था, वो नाम जो था शुभ्रद्रांगी था। क्या था, शुभद्रांगी था। और अशोक की पत्नी का जो नाम था महादेवी था। यह विदिशा का क्या थी, शाक्य राजकुमारी थी। विदिशा का शाक्य राजकुमारी थी। और इनसे जो है महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। ठीक है, यानी महादेवी जो है, इनसे जो है महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतानें हुई। इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने, आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजे थे। अब देखिए कारुवाकी और तिरस्का अशोक की 2 महारानियां थी। चारुमाती जो थी संघमित्रा, चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियां थी। ठीक है, चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियां थी। अगला देखिए अशोक ने चारुमती के लिए नेपाल में जो है देवपतन नामक नगर बसाया था। और बौद्ध उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो बौद्ध उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। भारत में याद रखिएगा सबसे पहले शिलालेख का जो प्रचलन है वो किसने कराया था, तो अशोक ने ही कराया था। उसके बाद याद रखिएगा उसके अभिलेखों में जो है ब्राह्मी भाषा, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ होता था।
इनकी जो अभिलेख था, इनमें जो लिपियाँ प्रयुक्त होती थी वो कौन कौन सी लिपियाँ प्रयुक्त होती थी? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग होता था। याद रखिएगा, यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं। ग्रीक अरमाइक जो लिपि था, यह इस लिपि के जो अभिलेख हमें मिले हैं वो अफ़गानिस्तान से मिले हैं। यानी ग्रीक अरमाइक लिपि के अभिलेख हमें अफ़गानिस्तान से मिले हैं। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं हमें उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान से मिले हैं। तथा ब्राह्मी लिपि है वो हमें कहाँ से मिले हैं? भारत से मिले हैं। तो याद रखिएगा कि ग्रीक अरमाइक जो लिपि है अफ़गानिस्तान से मिला है। खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं हमें उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। और ब्राह्मी जो लिपि के अभिलेख हैं वो शेष भारत से मिले हैं। अब अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हीनयान और महायान जो संप्रदाय है किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान के बारे में। देखिए, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। याद रखिएगा कि किसके काल में बटा है? तो कनिष्क के काल में जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, अब देखिए, महायान के जो संस्थापक थे वो नागार्जुन थे। और जो महायान को मानने वाले व्यक्ति थे जिसे हम महायानी बुद्ध कहते हैं, तो महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। महायानी जो है वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। और महायान जो है तिब्बत, जापान, चीन, कोरिया, मंगोलिया में फैला है। ठीक है, महायान किन किन देशों में फैला है? तो तिब्बत में फैला है, जापान में फैला है, चीन में फैला है, कोरिया में फैला है, मंगोलिया में फैला है। ठीक है, अब देखिए, महायान जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हुआ। ठीक है, महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हुआ। ये दो विचारधाराओं में विभाजित हुआ। और देखिए, शून्यवाद के प्रवर्तक जो है फ्रेंड्स नागार्जुन है। और विज्ञानवाद के जो प्रवर्तक हैं वो मैत्रेय नाथ थे। तो शून्यवाद जो विचारधारा है इसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। और विज्ञानवाद जो विचारधारा है इसके प्रवर्तक जो है मैत्रेय नाथ थे। और देखिए, हीनयान के सभी ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, हीनयान के जो सभी ग्रंथ हैं पाली भाषा में लिखा गया है। हीनयान संप्रदाय जो है श्रीलंका, जावा, बर्मा में फैला है। हीनयान के जो सभी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और हीनयान जो संप्रदाय है वो श्रीलंका में फैला है, जावा में फैला है, बर्मा में फैला है, म्यांमार में फैला है। अब देखिए, हीनयानी यानी हीनयान को मानने वाले जो होते हैं, हीनयानी बुद्ध को केवल एक महापुरुष ही मानते थे। हीनयानी बुद्ध को केवल एक महापुरुष ही मानते थे, ईश्वरीय अवतार नहीं मानते थे। ठीक है, तो आप लोग देखे कि जो है कनिष्क के काल में जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभक्त हो गया। हीनयान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अकबर जो है मेवाड़ पर पूर्ण रूप से कभी भी अधिकार नहीं कर सका। चलिए हम बताते हैं क्यों। चलिए देखिए, अगला जो है कि इससे जो पॉइंट बन सकता है, देखिए 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक जो थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा प्रताप थे। और इनके बीच क्या होता है? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को होता है। किसके किसके बीच होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसमें अकबर क्या होता है? विजयी रहता है। याद रखिएगा कि इसमें विजयी कौन रहता है? तो अकबर रहता है। इस युद्ध में मुगल सेना का जो है नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन कर रहे हैं? तो मान सिंह कर रहे थे, याद रखिएगा। और आसफ खां कर रहे थे।
मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां कर रहे थे और 19 फरवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 19 फरवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और ये कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। उसके बाद इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व कौन कौन लोग कर रहे थे, तो मानसिंह और आसफ खां, और 19 फरवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है था, तो इसमें से याद रखिएगा कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब, इसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताते हैं, औरंगजेब के बारे में। देखिए, औरंगजेब का जो है जन्म है 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाद गुजरात नामक स्थान पर मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ। ठीक है, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय जो है नूरजहाँ के पास बीता। उसके बाद याद रखिएगा कि पीर मुहम्मद हकीम जो हैं औरंगजेब के गुरु थे, तो औरंगजेब के गुरु का नाम याद रखिएगा कि पीर मुहम्मद हकीम जो है औरंगजेब के गुरु थे। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने के राजकुमारों दिलरास बानो बेगम से हुआ था। फारसी राजघराने के राजकुमारों दिलरास बानो बेगम से इसका शादी हुआ था औरंगजेब का। ठीक है, इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, मतलब कि अर्थशास्त्र में और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो हमें मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है इन दोनों पुस्तकों से। चलिए इन दोनों पुस्तकों के बारे में कुछ बातें जान लीजिए, इसके लेखकों का नाम जान लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, आपको पता होगा, तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक इंडिका में, इंडिका जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने लिखा है। और मेगास्थनीज किसका जो राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, ये राजदूत था। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखिएगा। और यह अपनी एक पुस्तक लिखा था इंडिका में, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त का अगर बात की जाए शासनकाल, तो 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व है। अपने गुरु जो है, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, तो चाणक्य जी थे, जिनको कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक जो थे घानानंद को क्या किए थे, अपदस्थ करके मौर्य साम्राज्य की नींव 1922 ईस्वी में रखे थे, 1922 ईसा पूर्व में रखे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इस अभियान में जो है कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त की सहायता किया था। और इस अभियान में कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने इनका क्या किया था, सहायता किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। कब बना, तो 322 ईसा पूर्व में बना। चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री ये बनाए। ठीक है, चाणक्य जो उनके गुरु थे उनको प्रधानमंत्री बनाए चंद्रगुप्त। ठीक है, जिनको कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, विष्णुगुप्त, जिनको हमको चाणक्य को क्या कहते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, ने राजनीति पर जो है अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखे थे। तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखे थे वो किसने लिखा था, तो चाणक्य लिखे थे। ठीक है, चाणक्य कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनको चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का संघर्ष जो है सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जिसमें सेल्यूकस की क्या होती है, हार होती है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त से करा दी और युद्ध शर्तों के तहत 4 प्रांत, कबूल, कंधार, हेरात और मकरान,
चंद्रगुप्त को दे दिया। अगला देखिए, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका होगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक जो हैं मेगास्थनीज हैं, और अर्थशास्त्र जो पुस्तक के लेखक है वो चाणक्य, कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त कहते हैं, वो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। चलिए एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। पर्वत और शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो आपको पता है कि राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था, लेकिन उसमें किसने करवाया था? तो नरेश कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण। उसके बाद देखिए, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित है और इसमें 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा का जो कैलाश मंदिर जो है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा। अगला देखिए, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। और यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली है और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति जो है किसकी प्राप्त हुई है? तो शिव की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, बाबरनामा है। चलिए बाबरनामा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, की रचना की, जिसका फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया और बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि लगभग 48 वर्ष की आयु में जो है 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। लगभग 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया तथा बाद में उसकी पूर्व इच्छा के अनुसार उसको काबुल में दफनाया गया बाबर को। और पहले उसको कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आरामबाग में उसे दफनाया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बौद्ध धर्म से है स्तूप का संबंध। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध है। संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है और कहाँ पे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, इनसे और क्या क्या बन सकता है प्रश्न। तो इनके पिता का नाम आप लोग को पता होना चाहिए कि इनके पिता का नाम सुदोधन है और कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी था, जो कि कोलिय गणराज की कन्या थी और जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, ये आपको पता है। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह जो होता है यशोधरा के साथ हुआ, जिससे राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चन्ना के साथ। अब देखिए, चन्ना जो है सारथी उनके थे। तो चन्ना के साथ सैर करते हुए सिद्धार्थ ने क्रमशः बूढ़े व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर और सन्यासी को देखा। किसके साथ? तो चन्ना के साथ। चन्ना क्या था? तो सारथी था। और उनके साथ सैर करते हुए सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा? बूढ़े व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर और सन्यासी को देखा।
वे सन्यासी से प्रभावित हुए और सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, तो 29 वर्ष की आयु में वो अपना गृह त्याग दिया और जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो वो अपना गृह कब त्याग किए थे, तो कितने वर्ष की उम्र में, तो 29 वर्ष की आयु में, और इसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, तो अलार कलाम से ये शिक्षा ग्रहण की। और नेक्स्ट देखिए, उर्वेला में उन्हें कौंडिन्य, वपा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले और सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गाया में जो है फल्गु जो नदी है उसके तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिससे वे बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और गौतम बुद्ध से जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लिए। देखिए, आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। क्या होगा फ्रेंड्स, अबुल फजल। चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा जिसे आइन ए अकबरी की रचना की। अबुल फजल के बड़े भाई फैजी अकबर के राजकवि थे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आप लोग जानते हैं 1526 में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो चलिए बाबर और इब्राहिम लोदी से देखिए क्या क्या पॉइंट बन सकता है। अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इब्राहिम लोदी वीर गति प्राप्त हुआ। लोदी वंश का अंत हुआ और लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कौन थे, कृष्णदेव राय थे। कौन थे, कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर का महानतम शासक थे। चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लीजिए। देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने वीराधन्य संत के आशीर्वाद प्राप्त कर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे और इनके द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए अपने वंश का नाम संगम वंश रखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, ये दोनों भाई वारंगल में काकतीयों के सामंत थे और मोहम्मद तुगलक के समय इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित एनोगोंडी के सामने विजयनगर की स्थापना की थी और 1336 में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम जो था पिता के नाम पर संगम वंश रखा था ये लोग। ठीक है, रखा था। अब देखिए, इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया और कृष्णदेव राय जो थे इनका शासन समय जो है 1509 से 1529 तक है और विजयनगर का ये महानतम शासक था। ठीक है, और 1513 में उसने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया और उसकी कन्या से विवाह किया। 1520 में उसे सुल्तान आदिल शाह को भी पराजित कर बीजापुर को जीता। तो 1520 में उसने सुल्तान आदिल शाह को पराजित कर बीजापुर को जीता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा, तो आपको पता है कि वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचता है। चलिए इससे बनने वाले कुछ प्रश्न देख लीजिए। देखिए, आपको पता है कि वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का एक नाविक था। उन्होंने अफ्रीका में उसकी जो भेंट होती है अब्दुल मजीद से होती है और अब्दुल मजीद ही भारत का पता बताता है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं संबंध किससे है, मंदिरों से है, मंदिरों की दीवारों से है। चलिए बताते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो आप लोग जानते हैं मंदिरों से है। तो देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि चोलों के बाद तमिल प्रदेश में पांड्यों का शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में न्यूनतम प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। अगला देखिए कि पांड्यों के काल में शिल्प
कौशल को मंदिर की सहायक और बहिर्वर्ती भागों का केंद्रित किया गया और मंदिरों के प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहते थे, भव्य और विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। ठीक है, ये आपको पता है। पांड्यकालीन वास्तुकला जो है की विशेषता मंदिर नहीं है, अपितु ये गोपुरम ही है। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता है जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता जाता है। आप लोग देखे होंगे दक्षिण भारत के मंदिरों को, जिसकी ऊपर की जो शिखर है चौड़ाई उसकी कम होती जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कि प्रश्न पूछा गया है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है और साथ जानते हैं कि अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। और 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल 1591 से 1598 ईस्वी में अकबरनामा को पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। यह 3 भागों में बटा हुआ था। तीसरा भाग जो आइन ए अकबरी है, जो कि अकबरनामा की जान है। और अगला बात देखिए, इसके 5 हिस्से थे। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आइन ए अकबरी जो है फ्रेंड्स 3 भागों में विभक्त है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो देखिए, अकबरनामा जो है अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है और 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल जो है 1591 से 1598 ईस्वी में अकबरनामा को पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। ये यहाँ तक आप जानते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है, याद रखिएगा। तीसरा भाग जो है आइन ए अकबरी है, जो कि अकबरनामा की जान है। ठीक है, अगला देखिए, इसके 5 हिस्से हैं। ठीक है, पहले में 10, दूसरे में 30 और तीसरे में 16 आइन है। चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियों, रीतियों, फसलों, कुदरती सौंदर्यता का जिक्र है। हिंदुओं की राजनीति, साहित्य, धार्मिक जीवन, न्याय प्रणाली, हिंदुस्तानी संतों और सूफियों आदि के बारे में इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब अगला देखिए, 5वें हिस्से में 2 अध्याय हैं जिसमें अकबर की कहावतें और अबुल फजल की आत्मकथा है। इसमें शासक वर्ग द्वारा सामाजिक समरसता और सौहार्द को बनाए रखने की बात कही गई है। अकबरनामा तरह जो है बादशाहनामा और बाबरनामा भी सचित्र शासकीय इतिहास का विवरण प्रदान करता है। आइन ए अकबरी में विविध प्रकार के रबी और खड़ी फसलों की सूची दी गई है, किंतु इसमें टमाटर और आलू का उल्लेख नहीं किया गया है आइन अकबरी में। अब देखिए, अबुल फजल ने अमेरिका की खोज के बारे में विशद वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है।